चूल्हे के पास रखी टोकरी में बस 4-5 आलू पड़े होते हैं। हे भगवान, ठंड भी ऐसी और घर में राशन के नाम पर बस थोड़े से आलू। पता नहीं आज बच्चों को क्या खिलाएं। नेहा चुपचाप पास बैठी आलूओं को देख रही होती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे होते हैं। मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, जब ये आलू हैं तो पेट तो भर ही जाएगा। गरीबी में भी स्वाद ढूंढ लिया जाता है। कमला देवी नेहा की तरफ देखती है। बेटा, तू सच में बहुत ही सहनशील है, इतने कम में भी घर संभाल लेती है। नेहा उठती है, चूल्हे में लकड़ियां सुलगाती है और ठंड से जमी उंगलियों से आलू छीलने लगती है। न टमाटर न प्याज, बस नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला होता है। नेहा आलूओं को उबालकर मसाले में बढ़िया भूनती है। कुछ ही देर में आलू दम की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब एक एक करके चूल्हे के पास आ जाते हैं। वाह नेहा, आज तो खुशबू से ही भूख दुगनी हो गई है। अब लोग जमीन पर चटाई बिछाकर साथ बैठ जाते हैं। नेहा रोटियां परोसती है और गरम गरम आलू दम सबकी थाली में डालती है। भाभी, सच में मजा आ गया। तभी दरवाजे पर बाहर उर्मिला खड़ी होती है। नाक से खुशबू सूंघती हुई अंदर आती है। अरे भाई नेहा, आज क्या बना लिया तूने? इतनी खुशबू आ रही है कि रहा ही नहीं गया। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़े से आलू थे और आलू दम बना लिया। टमाटर प्याज तो थे नहीं, पता नहीं कैसा लगा होगा। अरे जा, मेरी प्लेट लगा कर ला, मैं खा कर बताऊंगी। नेहा तुरंत एक प्लेट लगाती है और मिला पहला टुकड़ा खाती है और आंखें बंद कर लेती है। अरे वाह, सच कहूँ नेहा, ऐसे स्वाद के लिए बड़े बड़े होटल तरस जाए। और मिला बेटा, नेहा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। घर में कुछ भी ना हो तब भी ऐसा खाना बनाती है कि पेट भर जाए, पर मन नहीं भरता। सब लोग मुस्कुराते हैं और ठंड में नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह की ठंड और भी ज्यादा तेज चल रही होती है। आंगन में धुंध फैल रही होती है। दिव्या और उज्जवल स्कूल का बैग टांगे जूते पहन रहे होते हैं। दोनों ठंड से कांपते हुए भी जल्दी में होते हैं। मम्मी, हम जा रहे हैं। नेहा चूल्हे के पास बैठी शॉल ओढ़े उन दोनों को देखकर तुरंत उठ खड़ी होती है। अरे बेटा, भूखे पेट क्यों जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं मम्मी, आज हम स्कूल की कैंटीन में समोसा खाएंगे। हाँ मम्मी, वैसे भी बहुत ठंड है, आप आराम कर लो। दोनों बहन भाई घर से निकल पड़ते हैं। गली में ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई चल रही होती है। अगले दिन घर के कोने में रखी पुरानी खाट पर रामू जी कंबल ओढ़े लेटे होते हैं। खांसी रुक रुक कर आ रही होती है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची होती है। कमला देवी कभी उनके पैरों को सहलाती है तो कभी सिराने बैठकर कंबल ठीक करती है। शाम को सब लोग एक साथ कमरे में बैठे होते हैं। ठंड से सब ठिठुर रहे होते हैं। बेटा, बहुत ठंड हो रही है, पता नहीं कब तक ये शरीर साथ देगा। सब चुप हो जाते हैं। देवेश चिंता से पापा की तरफ देखता है। रामू जी थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कुछ कहते हैं। देवेश बेटा, 3-4 रिश्तेदारों को इकट्ठा करके आयुष की भी शादी कर लो। आप ये कैसी बातें करने लगे? अभी तो बहुत समय है। मैं मरने से पहले इसकी शादी देखना चाहता हूँ। घर में एक और बहू आ जाए, मेरा परिवार पूरा हो जाए। अरे आप ऐसी बातें क्यों करते हो जाएगी इसकी शादी जब होनी होगी। आप बस अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। मम्मी पापा, सच कहूँ तो एक रिश्ता मेरे पास है। मैं सोच ही रहा था बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अब पापा ने कह ही दिया है तो मैं उन्हें आज ही घर पर बुला लेता हूँ। प्ले स्टोर पे एक ऐसा ऐप आ गया है, वो स्पिन करने के पैसे दे रहा है। इस स्पिन व्हील को भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अगली सुबह घर में हलचल होती है। आयुष को देखने वाले मेहमान आने वाले होते हैं। मेहमानों के आने से पहले नेहा जल्दी से पड़ोस वाली उर्मिला दीदी के गार्डन में जाती है और कुछ सब्जी मांगती है। ले जा नेहा, आज तो तेरे घर खुशी का दिन है। नेहा कुछ आलू और गोभी तोड़ने लगती है। रसोई में पहुंचकर वो सादे मसालों में ऐसी खुशबूदार आलू गोभी की सब्जी बनाती है कि पूरा घर महक उठता है। थोड़ी देर बाद एक हाई फाई गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से अंकल आंटी और उनकी बेटी महंगे कपड़े, बड़े चश्मे और चेहरे पर अलग सा घमंड लेकर नीचे उतरते हैं। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। मेहमानों के पहला टुकड़ा लेते ही उनके चेहरे बदल जाते हैं। और इतनी सिंपल आलू गोभी की सब्जी, लेकिन कितनी टेस्टी है, ऐसा लग रहा है बार बार खाते ही जाओ। हाँ बहन जी, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बातचीत चली रही होती है कि तभी अचानक लड़की जोर से कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? सब सन्न रह जाते हैं। मम्मी पापा, आप इसे मेरे सामने लाए क्यों हो? अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, चुपचाप नीचे बैठो।
लेकिन लड़की गुस्से में बाहर की तरफ निकल जाती है। आंटी और अंकल भी शर्मिंदा होकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही घर में भारी सन्नाटा छा जाता है। मेहमानों के जाते ही आयुष का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें लाल और आवाज कांप रही होती है। भाभी, ये रिश्ता मैंने आज आपके कहने पर देखा था। अब इसके बाद मैं कोई रिश्ता नहीं देखूंगा। भैया ऐसी बातें मत करिए। चाहे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए, चाहे मैं कुंवारा ही रह जाऊं, लेकिन अब मैं किसी लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। और अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन कोई लड़की खुद चलकर मेरे पास आएगी। भैया एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? हमारी सिचुएशन बदलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं भाभी, अब मुझे किसी को देखना ही नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन घर के अंदर भी ठंड कम नहीं होती है। रामू जी चारपाई पर कंबल ओढ़े लेटे होते हैं। उनके पैरों की तरफ कंबल में कमला देवी बैठी होती है। कमला, आज मन बहुत कर रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का। रहने दीजिए ना, हमारी बहू जैसे तैसे करके घर चला रही है। अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो क्या पता उसे लगे कि हम अपनी फरमाइशें बता रहे हैं। इतने में नेहा बाहर से पानी भरकर लौट रही होती है। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सास ससुर की पूरी बात सुन ली होती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप शॉल ओढ़कर बाहर निकल जाती है। नेहा सीधे पड़ोस में उर्मिला के घर के पास पहुंच जाती है। वहां बैठी कुछ औरतों की बातें उसके कानों में पड़ जाती हैं। अरे देखो देखो, इस नेहा का तो सही है, रोज रोज किसी दूसरे के घर सब्जी मांगने चली जाती है। आज फिर से कुछ मांगने ही आई होगी जरूर। अब क्या करे, गरीबी हाथ फैलाना ही सिखाती है। नेहा का दिल बैठ जाता है, आंखें भर आती हैं, उसके कदम रुक जाते हैं, हाथ अपने आप पीछे हटने लगते हैं। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुलता है। अरे नेहा कहाँ जा रही है और किस काम से आई थी? वो दीदी, मैं थोड़ा सा साग लेने आई थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल ले जा, रुक मैं अभी काट कर देती हूँ। उर्मिला गार्डन में जाती है और सरसों का साग काट कर नेहा को दे देती है। दीदी, पापा जी का ना आज सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का बहुत मन कर रहा था। आटा तो है मेरे पास पर साग नहीं था, इसलिए। नेहा, तेरे हाथ की साग रोटी बहुत अच्छी बनती है, जब बना लेना थोड़ा सा तो मुझे भी दे देना। नेहा सिर हिलाकर घर लौट जाती है। घर में वो बड़े प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटियां बनाती है। सबसे पहले ससुर जी और फिर सबको खिलाती है। बहू, आज तो बहुत दिन बाद दिल खुश हो गया। आज तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा साग खाने का बहुत मन कर रहा था और तूने बना भी दिया। पापा जी, मैं आपकी सारी बातें समझ लेती हूँ। नेहा के हाथ की तो हर चीज स्वादिष्ट ही होती है। फिर सबको खिलाकर नेहा जो थोड़ा सा साग बचता है उसे कटोरी में डालकर उर्मिला के घर दे आती है। घर लौटती है तो रसोई में पतीली खाली होती है, साग खत्म हो चुका होता है। नेहा बिना किसी को बताए सूखी मक्के की रोटी तोड़ती है और चुपचाप खाने लगती है, न किसी से शिकायत करती है। अगले दिन दोपहर में अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। बुआ जी और फूफा जी बिना बताए घर आ जाते हैं। कमला देवी उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन आदर से उन्हें चारपाई पर बिठा देती है। बुआ जी चारपाई पर बैठते ही इधर उधर नजर घुमाने लगती हैं। अरे कमला, तेरे घर की हालत तो बहुत ही बेकार है। इतने सारे लोग और ऐसी ठंड में कैसे रहते हैं? कमला देवी चुप रह जाती है। और ये कपड़े देख तो सही, सब फटे पुराने हो गए हैं। अरे हाँ भाई, इनके यहाँ तो खाने को तो कुछ भी नहीं रहता होगा। हमें आए इतनी देर हो गई और अभी तक चाय पानी भी नहीं मिला। कमला देवी की आंखें झुक जाती हैं। दूसरी तरफ रसोई में नेहा चुपचाप खड़ी होती है। वो सारे डिब्बे खोलकर देखती है। एक में थोड़ी सी अरहर दाल, दूसरे में चुटकी भर चना दाल, तीसरे में थोड़ा सा मसूर दाल होती है। नेहा बिना किसी शिकायत के सब दालें एक साथ मिलाती है और मिक्स दाल चढ़ा देती है। चूल्हे पर दाल उबलने